तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं आप लोग ज़बरदस्त होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अच्छी तरीके से ध्यान समझिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सीरीज चलाई जा रही थी ना, कि आपको चैप्टर 1 से पूरा रिवाइज कराया जा रहा था, तो वहाँ पे आपको रिवाइज वाली ही वीडियो है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6। कौन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, और आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, चैनल को शेयर कर देना है, ठीक है ना। चैनल को क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चा, चैनल को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर देना है, तो इतना काम आपको सबसे पहले कर देना है। जो बच्चे नए जुड़े हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि हमने आपको बताया था कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पे आप देखिए चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे आप। किसको पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6 को। 6 क्या है आपका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। तो ये आपके लिए चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सब लोग अपनी कॉपी को अपने सामने रखिए, और जो चीज़ें यहाँ पर हम बताएंगे उसको नोट करते चलिए, ठीक है ना। अपनी कॉपी में एक प्रॉपर नोट्स बनाइए चैप्टर 6 का। 5 चैप्टर तक आप बना लिए होंगे, चैप्टर 6 का बना लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है ना। सभी बच्चे क्या करेंगे, नोट्स अपनी अपने सामने रखेंगे और इसको लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, चैप्टर हमारा क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय का मतलब आप देखिए, विद्युत चुंबकीय समझ रहे हैं कि विद्युत के द्वारा जो चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबकीय का मतलब कि विद्युत के द्वारा, ठीक है ना, विद्युत के द्वारा बना चुंबक, ठीक, इसका मतलब यही होगा, ठीक है ना, बना चुंबक। विद्युत चुंबकीय का मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे? विद्युत चुंबकीय का मतलब क्या होता है? विद्युत के द्वारा बना चुंबक। उसके बाद आगे एक शब्द और जुड़ रहा है, प्रेरण। क्या हो रहा है? चुंबक से क्या कर रहे हैं हम? प्रेरण उत्पन्न कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? उसको प्रेरित कर रहे हैं, ठीक। तो विद्युत के द्वारा जो चुंबक प्रेरण होता है ना, प्रेरण का मतलब क्या होता है? वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आए चैप्टर के नाम से, तो सारी चीज़ें इसमें यही मिलेंगी कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबक कैसे बढ़ेगा, कैसे उसमें प्रेरित होगा, वो सारी चीज़ों को इसमें हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? बस चैनल को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और मेरे प्यारे बच्चा सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना काम करने के बाद आपको अपनी पढ़ाई पे लग जाना है। कहीं जाना नहीं है आपको, ठीक है ना, कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, कहीं जाना नहीं है। तो सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे, जो कि मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से आपके लिए सारी पढ़ाई अच्छी तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो सब लोग एक बार अपनी नोट कॉपी निकाल लीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, ठीक है ना। चलिए, अब पहले टॉपिक की हम बात करेंगे। पहला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, टॉपिक क्या है हमारा? फैराडे एवं हेनरी का प्रयोग। एक वैज्ञानिक कौन थे? फैराडे थे, और एक वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी थे। इन दोनों लोगों ने क्या किया? प्रयोग किया। प्रयोग कहाँ पर किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें कह रहे हैं, जब किसी कुंडली, मान लीजिए कुंडली कैसे होती है, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? कंडक्टर है, ये मान लीजिए क्या है? कंडक्टर है। इसमें तांबे के तार से हमने क्या कर दिया? इसमें लपेट दिया, ठीक है ना। तो ये इसको हम जब विद्युत से जोड़ देंगे ना, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? कुंडली बन जाए। कुंडली यही होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये कुंडली है, इसमें विद्युत के द्वारा धारा उत्पन्न हो जा रही है, मतलब चुंबक उत्पन्न किया जा रहा है। और क्या करा है? एवं दंड चुंबक को एक दूसरे के पास रखकर, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? दंड चुंबक है, ठीक। इन दोनों के एक दूसरे के पास रखकर दंड चुंबक के यन पोल के पास ले जाते हैं। मान लीजिए
ये एन पोल है और ये एस पोल है। अब इसको हम किसके साथ ले जा रहे हैं, इसके पास ले जा रहे हैं, एन पोल के साथ पास ले जा रहे हैं। ठीक, तो कुंडली में क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होती है। जब इसको हम पास लाएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। घड़ी की सुई, मान लीजिए घड़ी ये है, ठीक, दो सुई आपकी होती है, एक बड़ी एक छोटी। तो घड़ी की दिशा ऐसे चलती है ना, इसी तरीके से चलती है। तो इसी की दिशा में क्या होता है कि धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, ये समझ में आया, यानी कि इस दिशा में, ठीक, धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इस दंड चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब जब इस कुंडली को हम इससे दूर ले जाएंगे, मतलब जब पास ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज धारा, जब हम इसके दूर ले जाएंगे इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज धारा, मतलब अब धारा इस तरीके से बहने लगेगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब होने लगते हैं, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब आप समझिए, मान लीजिए हमारी क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक, ये ध्यान समझिएगा। जब हम इसको एन पोल के पास ले जाते हैं, जब इसको एन पोल के पास ले जाते हैं तो धारा होती है इस तरीके से प्रवाहित होने लगती है। और जब इसको दूर ले जाते हैं तो धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग कि क्या चीज़ यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे थे। तो उन लोगों ने यही प्रयोग किया कि जब किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को हम ले जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक अच्छी तरीके से। मान लीजिए आपके पास दो वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो वस्तु है, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, पेन है। ठीक है ना? हम कह रहे हैं ये क्या है, हमारा कुंडली है और ये हमारा क्या है, दंड चुंबक है। अब इस दंड चुंबक के नॉर्थ पोल को हम इसके पास ले आते हैं, धारा आपको क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। जब इसको हम दूर ले जाएंगे तो धारा होगी एंटी क्लॉकवाइज में बहने लगेगी। तो ये चीज़ आपके लिए हम समझाना चाहते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर उन लोगों ने प्रयोग क्या किया था। ठीक है ना? चलिए आगे आपको थोड़ा और डिस्कस करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। अब केस सेकंड की बात करें, केस फर्स्ट में तो ये आपको हमने बताया। अब हम क्या करेंगे, अब जब कुंडली एवं चुंबक को पास में दंड चुंबक के यस पोल की ओर लाते हैं तो कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज धारा होने लगती है, तथा जब इस दंड चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो क्लॉकवाइज धारा बहने लगती है। अब इसी तरीके से फिर हम आपको समझते हैं अच्छी तरीके से। दो चीज़ है आपके पास, ठीक, दो चीज़ें हैं। अब क्या कर रहा है, अभी हमने यन पोल को ले आया था, अब हम क्या करेंगे, यस पोल को लाएंगे। ठीक, जब यस पोल को पास ले आएंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, और जब इसको हम दूर ले जाएंगे तो इसमें क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें सेम टू सेम उल्टा चीज़ें हो रही हैं। मतलब जब हम कुंडली के पास में नॉर्थ पोल को ले आएंगे तो क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, और जब हम दूर ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। उसी तरीके से जब यस पोल को हम कुंडली के पास ले आएंगे तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, और जब हम दूर ले जाएंगे तो उसमें क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। तो ये थोड़ा डिफरेंस है आपके लिए, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो जाए ना तो इस सेकंड को, केस सेकंड को लिख लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक आपके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। सारे टॉपिक देखिए उसी तरीके से इसमें भी आपको बनाया गया है, तो इसको भी आपको लिखना है। ठीक है ना? इस फिगर को भी आपको बना लेना है। और आप क्या करेंगे, देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब आया आपका शब्द क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब विद्युत के द्वारा चुंबक का यानी प्रेरण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब किसी चुंबक एवं कुंडली के बीच, मान लीजिए कोई हमारा चुंबक है और कुंडली है, ठीक, ध्यान समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये आप लिखते चलिएगा, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं तो आप लिखते चलिएगा। ठीक है ना? तो आई होप आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, पढ़ने में बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चा, अच्छी तरीके से समझेंगे जब आप ना, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जब आप अपना दिमाग दूसरी जगह लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और जो भी चीज़ें हैं उसको लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा क्या है,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है मेरे प्यारे बच्चा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है ना? तो चलिए इसको समझते हैं। जब किसी चुंबक एवं कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा कुंडली में बहने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ध्यान समझेंगे, एक नज़र में हम आपको समझाते हैं क्या चीज़ कह रहा है। ये मान लीजिए कोई हमारी कुंडली है, मान लीजिए ये हमारी क्या है? कुंडली है। ठीक, इसमें आपको धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए हमारी क्या है? चुंबक है। ठीक है ना? जब इन दोनों में आपेक्षिक गति का एक बार दूर एक बार पास, एक बार दूर ले जाइए फिर एक बार पास ले जाइए, फिर एक बार दूर ले जाइए फिर एक बार पास ले जाइए, जब इन दोनों में आपेक्षिक गति आप करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो इसमें क्या होता है? एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या? विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब इस फोर्स में क्या होता है? यानी कि मान लीजिए हमारा एन पोल है, ये हमारा एस पोल है। अब सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जब कुंडली के पास हम चुंबक के एन पोल को ले आते हैं तो कौन सी धारा प्रवाहित होगी, किस दिशा में होगी, उस दिशा का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो ये चीज़ है आपके लिए। तो जब ध्यान दीजिएगा, एक बार दूर एक बार पास, एक बार दूर एक बार पास ले आएंगे तो इसमें क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? एक बार लाइक कर दीजिए। समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम समझाएं। कोई भी अगर कहीं पर भी डाउट हो ना, आप तुरंत कमेंट करके देखिए। फिजिक्स को क्या है? समझना है, आपको समझना है। नोट्स आपके सामने है, नोट्स बनाते चलिए और समझते चलिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? कोई भी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। ठीक है ना? चलिए अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, चुंबकीय फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा कभी ना कभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, उसी तरीके से हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चा बताने का प्रयास करते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा, कोई भी चीज़ आपको छोड़ी नहीं जाएगी। ठीक है ना? चलिए चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? आखिरकार चुंबकीय फ्लक्स नाम कहाँ से आया? ठीक है ना? चुंबकीय फ्लक्स को कैसे हम समझेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा और कहीं जाइएगा मत, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आज आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो देखिए, अगर आप समझेंगे भी तो आप लिख पाएंगे। देखिए अगर आप कक्षा 12 में हैं, सोच रहे हैं हम पढ़ेंगे नहीं पास हो जाएंगे, तो आपके लिए गलत फहमी है। आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप किसी साधु को देखते हैं, वो क्या करता है? तपस्या करता है। किसके लिए तपस्या करता है? अपनी सिद्धि के लिए तपस्या करता है। उसी तरीके से स्टूडेंट का जीवन क्या होता है? एक तपस्या ही होती है। वो भी क्या करता है? बैठ करके अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करता है कि हम इतना कर सकते हैं, अपने आप को इतना प्रूव कर सकते हैं। करने का मतलब जैसे आप कक्षा 12 में हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आपके दिमाग में होगा, अपने मन में होगा, आप कभी ना कभी सोचते होंगे कि हम 95% लाएंगे, 90% लाएंगे। तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, उतनी तपस्या आपको करनी पड़ेगी कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे तो इतना नंबर हमें मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा बैठाइए। कोई भी चीज़ पाने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है, उसके लिए इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है अपने अंदर, तब जा कर के वो चीज़ हमें हासिल होती है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा क्या है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, मान लीजिए गुजरने वाले संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। मान लीजिए ये हमारा कोई पृष्ठ है, ठीक, ये हमारा कोई क्या है? पृष्ठ है। ठीक, अब ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं या चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है ना? जो रेखाएं होती हैं वो हैं। यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री ले रहा है, मतलब लंबवत अभिलंबवत।
ठीक है ना। जब अभिलंबोत इसमें क्या करेंगे हम मेरे प्यारे बच्चा, अभिलंबोत जब उसमें गुजारेंगे तो जो संपूर्ण बल रेखाओं की जो उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, मतलब जो यहाँ पे संपूर्ण बल रेखाएं हैं ना, ये जो बल रेखाएं हैं इसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, फाई एम से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, क्या है, ए है। और जो मान लीजिए जो चुंबकीय बल रेखाओं से जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो वेक्टर बी है। और थीटा बराबर यदि 90 डिग्री हम रखेंगे तो फाई एम का मान, जिसे आप क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, फाई एम क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, समीकरण नंबर 1 आपका बन जाएगा। और यदि बी एवं ए के बीच का कोण थीटा हो तो यहाँ पर फाई एम बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक, वेबर होता है, मैक्सवेल होता है। ठीक है ना। आप सभी लोग लिख लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा, मैक्सवेल होगा। एक वेबर बराबर कितना होता है, 10⁸ मीटर होता है। ठीक, टेस्ला होता है, इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। टेस्ला सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है, क्या होता है, टेस्ला सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। टेस्ला टेस्ला फुट स्क्वायर भी होता है। ठीक, यह क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ठीक है ना, क्या है, अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी होता है। अगर इसके बीमी सूत्र की बात करें तो ml² T⁻⁻² A⁻⁻1 होता है। ये सारी चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। ठीक, इतनी सारी चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत अगर हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हमें सर यहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया आपके लिए, सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया। आप लिख सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला आपके लिए फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम। या अब फैराडे ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, फैराडे ने क्या किया, चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब प्रेरण कैसे होता है उस नियम को उन्होंने बताया कि आखिरकार जब हम कुंडली और चुंबक को पास ले आते हैं तो उसमें प्रेरण कैसे होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। चलिए इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, प्रथम या न्यूमैन का नियम, प्रथम या न्यूमैन का नियम। अब क्या करा है इसमें, इसमें करा है जब किसी परिपथ से, परिपथ का मतलब, परिपथ का मतलब कोई कुंडली है, यहाँ पे परिपथ का मतलब कुंडली ही लेंगे आप, कुंडली ही लेंगे। ठीक है ना, परिपथ का मतलब कुंडली ही आपको लेना है। अगर यह इसमें आपको विद्युत स्रोत जोड़ दिया तो ये आपका परिपथ एक बन जाएगा। ठीक है ना। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मात्रक वेबर टर्न होता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। इसमें हम चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, पास ले जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो क्या चीज़ है, इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसके ऋणात्मक बल के बराबर होगा। यानी जो फाई एम है, ठीक है ना, जो फाई ए है और जो ई है, ये इसके ऋणात्मक दर के बराबर होगा, ऋणात्मक दर के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये इसमें माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। अब माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या हमने n लगा दिया तो माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, और ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है ना, समीकरण नंबर 3, जहाँ n क्या है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, कितने फ्लक्स आपके जुड़ रहे हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रही हो ना, एक बार लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा आ रही है थोड़ा सा भी तो एक बार ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, ज़रूर ज़रूर लाइक करके जाइएगा। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
अगले टॉपिक की बात करते हैं द्वितीय लेंज का नियम। द्वितीय लेंज का नियम, ठीक। तो द्वितीय लेंज का नियम क्या होता है? जब किसी परिपथ में क्या कर रहा है कि जब किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार हो कि उस कारण का विरोध करे जिससे वह उत्पन्न हुई है, तो उसका लेंज का नियम कहलाता है। वास्तव में लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कहने का मतलब जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कुंडली में चुंबक के द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक धारा उत्पन्न हो रही है वह उस चुंबक का ही विरोध कर रही है। उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उस बल का ही विरोध करती है, तो उसे लेंज का नियम कहते हैं। वास्तव में लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कर रहा है, यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि समीप की दोनों अंगुलियां परस्पर लंबवत हों, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करे तो दूसरी अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यदि हम दाएं हाथ को, देखिए पंजे को क्या कर रहे हैं, किस तरह फैलाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से फैलाएंगे यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से फैलाएंगे। आपको हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरीके से फैलाएंगे। तो कह रहा है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के समीप की दोनों अंगुलियां परस्पर लंबवत हों, इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अंगूठे के समीप की दोनों अंगुलियां क्या है, लंबवत हैं। मान लीजिए ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं, लंबवत हैं, एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, ठीक। तो अंगूठा जो होगा वो चालक की दिशा को, जो अंगूठा आपको दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, ये आपको करेगा, ये अंगूठा आपको चालक की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और जो पहली अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र, ये अंगुली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और दूसरी अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है ना। ये देखिए जो हमारी अंगूठा है, ध्यान दीजिएगा, अंगूठा क्या करेगा, चालक की गति की दिशा को, उसकी गति की दिशा किस तरफ हो रही है, ऊपर की हो रही है। और ये अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। दाहिने हाथ आपका यही है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको समझाते हैं। तो भंवर धारा की बात करेंगे। भंवर धारा, भंवर से मतलब क्या होता है कि आप कभी मतलब कि आप कभी गर्मी में देखते होंगे कहीं कहीं क्या होता है कि भंवर उत्पन्न हो जाता है कहीं पर, जैसे कि मार बहुत ज़्यादा एक जगह धूल उत्पन्न होने लगती है, धूल उड़ने लगता है एक ही जगह पर। तो भंवर धारा क्या होती है, जब किसी धातु की चादर को, मान लीजिए कोई धातु की चादर है, धातु की चादर यहाँ बना सकते हैं, धातु की चादर को किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के पास, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक चुंबक है जहाँ NS है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के पास, ठीक है ना। क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के पास या दूर ले जाते हैं तो चादर में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे भंवर धारा कहते हैं। इसी कारण धातु की चादर लाल और गर्म हो जाती है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, इस चुंबक के क्षेत्र को हम अगर इसके पास ले आएंगे, फिर दूर ले जाएंगे, फिर पास ले आएंगे, फिर दूर ले जाएंगे, तो इसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसे ही हम क्या कहेंगे, भंवर धारा ही कहते हैं, उसे हम भंवर धारा कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। और अब इस भंवर धारा को कारण धातु में क्या हो जाती है, ये कभी लाल हो जाता है, ये कभी गर्म हो जाता है, इसी धारा कारण, इसी को हम क्या कहेंगे, भंवर धारा कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत आवेश एवं प्रतिरोध में संबंध, किसमें, विद्युत आवेश और प्रतिरोध में संबंध। विद्युत आवेश हमारा क्या होता है, Q होता है, क्या होता है, Q होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, R होता है। इन दोनों में संबंध बताना है आपको, इसका संबंध क्या होगा, ठीक। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR, क्या होता है, V इक्वल टू IR, यानी V इक्वल टू E, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E, मतलब V क्या होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ये चीज़ आपको नोट करनी है। ये हमारा क्या है, ओम का नियम है, किसका है, ओम का नियम,
ठीक, ओम का नियम है। तो V इक्वल टू आई, यहाँ पे I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, यानी अब हम B की जगह क्या रख सकते हैं, E भी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E बराबर I इंटू R, समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1 आपको मिल जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया, इतना आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब ओम के नियम से हम देखिए आवेश Q है और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आवेश Q है और प्रतिरोध R है। तो हमें R और Q में संबंध निकालना, वो भी किसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पर, अच्छी तरीके से समझेंगे। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस एन डी डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी, जो कि पीछे हमने ऊपर आपको बताया था फैराडे का नियम। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है आपका। ठीक है ना, अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आई आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी, क्योंकि दोनों ई के बराबर है। यहाँ पर समीकरण जब आप देखेंगे तो ये भी देखिए ई के बराबर है, ये भी आपका ई के बराबर है, ये भी आपका ई के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, लाइक ज़रूर करते चलिएगा, समझ में आ जाए तो लाइक कर दे। और कहीं जाना नहीं, कि अगर आपको चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से समझ लें, पढ़ लें, कुछ हमें ज्ञान हो जाए, तो रुकना है आपको, जाना नहीं है। ठीक है ना, जाना नहीं है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, आई डेल्टा फाई अपान माइनस एन फाई अपान आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इस आर को हमने क्या किया, यहाँ पर किया नीचे, और इस डेल्टा टी को हमने क्या किया, ऊपर किया। इतने कार्य किया हमने। अब आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, या टी यहाँ पर आई बराबर निकलेंगे तो क्यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्यू बराबर आई डेल्टा टी समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई डेल्टा टी है ना, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, क्यू के बराबर है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन डेल्टा फाई अपान आर। ठीक है ना, अब क्यू आ गया तो यहाँ से प्रतिरोध भी आपका आ रहा है, दोनों में संबंध आपको देख रहे हैं निकल रहा है। तो क्यू बराबर आप इसको भी लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आई बराबर माइनस एन, देखिए ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें आवेश नहीं है, तो आवेश में धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध निकलेगा, और ये आवेश और प्रतिरोध के बीच संबंध है। ठीक है ना, दोनों संबंध आपको लिख लेना है। अब अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अब हम ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अन्योन्य प्रेरण को पढ़ेंगे। तो अब जब दो कुंडलियों को, कुंडली का बात हमने आपको बताया था, कुंडली आपको ऐसे ही बनेगी, इसमें एक बैटरी जोड़ दीजिएगा। अब मान लीजिए इसमें दो कुंडली आ गई, ठीक, ये कुंडली ये, कुंडली ये। अब इन दोनों कुंडलियों क्या कर रहे हैं, पास में रखकर कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कुंडली में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो अपने आप ही इस कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। ठीक, सिंपल सी बात है, अगर आप समझ गए होंगे तो लिख लेंगे। मतलब कि इसमें हम सिर्फ एक ही में धारा प्रवाहित करेंगे, दूसरे में अपने आप ही धारा प्रवाहित हो जाए, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, तो N1 φ1 N2 φ2, ये हमारा I1 I2। ठीक है ना, तो इस तरीके से दो कुंडली हैं। ठीक है ना, अगर हम इसमें धारा, एक में धारा प्रवाहित करेंगे, दूसरे में अपने आप धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। आप ट्रांसफार्मर का नाम सुने होंगे, ट्रांसफार्मर भी क्या होता है, वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको, तो ये चीज़ आपके लिए है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक, कुंडली में संचित ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है ना, कुंडली में संचित ऊर्जा, यदि प्रवाहित धारा I0 हो और स्वप्रेरण गुणांक L हो, तो U बराबर क्या होता है, हाफ LI²। इसको आपको लिख लेना है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर m बराबर क्या होता है, N2 φ2 अपान I1, समीकरण नंबर 2, जहाँ m क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक है ना, अब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, आप ये सब पढ़े होंगे।
E2 बराबर क्या हो जाएगा n2 फाई डेल्टा टू अपान डेल्टा टी, या E2 बराबर माइनस डेल्टा n2 फाई टू अपान डेल्टा टी, ठीक है ना। या समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, E2 बराबर माइनस डेल्टा यम I1 अपान डेल्टा टी, E2 बराबर माइनस डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, या E2 बराबर क्या हो जाएगा प्लस यम डेल्टा 1 अपान I2, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा, यम बराबर माइनस E2 अपान डेल्टा I1 अपान I2, समीकरण नंबर 4। चिन्ह की उपेक्षा करेंगे तो E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, समीकरण नंबर 5 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब डेल्टा 1 अपान डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड रख दें, और यम बराबर E2 अपान 1 रख दें, और यम बराबर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 6, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 6 से यहाँ स्पष्ट होता है कि जब किसी प्राथमिक कुंडली में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E2 अन्यून गुणांक के बराबर होता है। यूनिट ऑफ एम की बात करेंगे तो हेनरी होता है, मिली हेनरी होता है, 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी, ठीक। और 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻6 हेनरी, 1 पीको हेनरी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 10⁻12 हेनरी, ठीक, पीको, ठीक है ना। 1 नैनो हेनरी बराबर क्या होता है 10⁻⁹, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए स्वप्रेरण की बात करेंगे, अभी आपको ऊपर आया था स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण का भी सिंपल सा फार्मूला क्या है, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित किया जाता है, मान लीजिए कोई कुंडली है उसमें हम क्या कर रहे हैं, अब धारा को परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब कभी 2 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर, कभी 4 एम्पियर, इस तरीके से धारा को परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक। तो समझ में आना चाहिए आपको क्या कर रहा है कि जब किसी कुंडली में हम धारा को परिवर्तित कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स है, मान्य परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब उसमें धारा परिवर्तित करेंगे तो उसके मान में भी परिवर्तन होगा, तो जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस चुंबकीय प्रेरण की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे आपको बताते हैं क्या है स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व की बात करें। किसकी बात करेंगे, स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व की बात करेंगे। मान लेते हैं माना कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न फ्लक्स फाई है एवं फेरों की संख्या n हो, तो तब क्या होगा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, या n फाई बराबर क्या हो जाएगा यल आई, ठीक है ना, या यल बराबर क्या हो जाएगा n फाई अपान i, ठीक है ना, जहाँ यल क्या है स्वप्रेरण गुणांक है, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। अब चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होता है -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा n फाई, क्या हो जाएगा n फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण नंबर 3, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 1 और 3 से क्या निकालेंगे कि E बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा यल आई अपान क्या हो जाएगा डेल्टा टी, या E बराबर क्या हो जाएगा माइनस यल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। या यल बराबर क्या हो जाएगा -E अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है ना, या डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब माइनस चिन्ह को अगर छोड़ देंगे तो यल बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं यल बराबर E, ठीक है ना, समीकरण नंबर 5 ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती जनित्र की बात करेंगे, जिसे आप क्या कहते हैं जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जनरेटर जो आप किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि इमरजेंसी के लिए एक जनरेटर रखा होता है, जिससे कि
बिजली को उत्पन्न करते हैं, उसी से जब लाइट चली जाती है तो उसी से हम बिजली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से कुंडली है, ये हमारी क्या है, कुंडली है, ये हमारी क्या है, धुरी है। इस तरीके से आपको आएगा नीचे तक, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये हमारी क्या है, एक तरीके से क्या है, कुंडली है, क्या है, कुंडली है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, कुंडली है। ध्यान समझेंगे इसको अच्छी तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ये हमारे चुंबक हैं, ये क्या है, चुंबक हैं, उसमें यही सारी चीज़ें लगी होंगी, ठीक है ना। और ये हमारे क्या है, सर्पी वलय हैं, क्या हैं, सर्पी वलय, ठीक। और ये हमारी क्या है, प्रत्यावर्ती ईएमएफ। और ये हमारे कार्बन ब्रश, क्या है, कार्बन ब्रश, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पहले फिगर को बना लीजिए अच्छी तरीके से। फिगर बहुत ही सिंपल है, फिगर आप बना लेंगे। अब चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। यह उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हमने आपको ऊपर ही बताया क्या है, उसी के सिद्धांत पर आधारित है। इसके खोज का श्रेय निकोला टेस्ला को जाते हैं। किसको, निकोला टेस्ला को जाता है। फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, जो कि ऊपर हमने पढ़ा। अगर फ्लक्स परिवर्तन होगा तो ये आपका होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से ई बराबर क्या होता है, माइनस यन, ई बराबर क्या होता है, माइनस यन डी फाई अपान डी टी, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो फाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ई बराबर माइनस यन डी बी ए कॉस थीटा अपान डी टी, या ई बराबर माइनस यन बी ए डी कॉस थीटा अपान डी टी, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपान फाई अपान डेल्टा टी, या थीटा बराबर ओमेगा टी, ठीक। तो यहाँ पे मान रखेंगे ई बराबर माइनस एन बी ए डी कॉस्ट ओमेगा टी अपान डी टी इंटू डी ओमेगा टी अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, डी कॉस एक्स अपान डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हो जाएगा। तो एन बी ए इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा डी टी अपान डी टी हो जाएगा। अगर डी एक्स अपान डी वाई अपान डी एक्स की बात करें तो 1 होता है आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू 1 अपान टी, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे यहाँ पे। तो ई बराबर एन बी ए 2 पाई अपान टी इंटू साइन 2 पाई अपान टी इंटू टी, ठीक है ना। यानी एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान टी, ठीक। और ओमेगा बराबर ध्यान दीजिएगा, ओमेगा का मान ऊपर से हमने क्या निकाला था, 2 पाई इंटू 1 अपान टी, 1 अपान टी बराबर किसके होता है, एन के बराबर होता है, ठीक। यहाँ पर रखेंगे 2 पाई एन, ठीक है ना। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एन बी ए 2 पाई एन साइन 2 पाई एन टी, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अब साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 4 से, तो ई बराबर ई जीरो, तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए साइन ओमेगा टी से, तो क्या हो जाएगा, ई जीरो एन बी ए ओमेगा, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। तो ई बराबर साइन ओमेगा टी। यदि कुंडली में तार का प्रतिरोध आर हो तो आर से भाग करने पर समीकरण नंबर 5 को, या ई बराबर आर बराबर ई जीरो अपान आर साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 6 ओम के नियम से क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक, या वी इज इक्वल टू ई, या ई अपान आर बराबर आई। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ई अपान आर यानी कि आई को यही रखेंगे, आर को पंचांतर कर देंगे, या ई जीरो अपान आर बराबर आई जीरो, या आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 7, ठीक है ना, ये आपका समीकरण आ जाएगा। गतिक विद्युत वाहक बल की बात करेंगे, गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है ना, यानी पी क्यू आर एस ये हमारा कोई क्या है, कुंडली है। तो विद्युत वाहक बल की बात करेंगे, मान लीजिए विभवांतर यहाँ पर वी है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या है 0, तो यहाँ पे कॉस 0 का मान 1 होता है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित यू आकार की एक कुंडली स्थित है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक क्षण पी क्यू रखा है, क्षण की लंबाई यल तथा तार की चौड़ाई यक्स है। तो यह बराबर यक्स यल हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। तो ए बराबर एल एक्स समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई बराबर बी एल एक्स, क्योंकि ए बराबर कितना है, यक्स इंटू यल है, यहाँ पे मान रखेंगे। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण फाई का मान रखने पर ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी बी एल अपान डी टी इंटू एक्स, या ई बराबर माइनस डी बी एल एक्स अपान डी टी, या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस बी बराबर डी एक्स अपान डी टी, या माइनस बी एल,
ठीक है ना, अपान डी टी, या ई बराबर माइनस बी एल या ई बराबर बी एल वी, ठीक है ना। चलिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात करेंगे तो ये तो ऊपर ही हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, उसकी वही चीज़ है ये आपका सेम टू सेम, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जब किसी चुंबक को क्या करा है, मान लीजिए कोई हमारा चुंबक है एन एस, ठीक है ना, दूर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो या उससे दूर ले आते हैं तो चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चुंबकीय फ्लक्स फाई तथा चुंबक कुंडली में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना, क्या है, अनुक्रमानुपाती है। या जी है यहाँ पर एन एस है, ठीक है ना, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फाई बराबर एम इंटू आई, या एम बराबर डेल्टा फाई अपान आई, यानी कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो एम बराबर एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, दो समतल कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखिए ये सारी की सारी वीडियो जो एक बार आपको पूरा पढ़ा दी, ये आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, रिवीजन आपको कराया जा रहा है, सिर्फ रिवीजन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप निकालेंगे इसको तो आप फार्मूला सिर्फ लिखेंगे यम बराबर म्यू जीरो एन वन इंटू फाइव आर टू का स्क्वायर अपान टू आर वन। तो मेरे प्यारे बच्चा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे प्यारे बच्चा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए। यहाँ पर आपको लगातार वीडियोस दी जाएंगी, अच्छी तरीके से समझते रहिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।